नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। मैं तकरीबन हर रोज आप लोगों के लिए मर्डर मिस्ट्रीज लेकर आता हूं, जिसमें किसी भी बहुत उलझाने वाले मर्डर केस की पुलिस जांच करती है और कड़ी दर कड़ी उस मामले को सुलझाती है। मैं इन्वेस्टिगेशन की बारीकियां आपको बताता हूं, और वो बारीकियां जो न सिर्फ आंखें खोलने वाली होती हैं बल्कि चौंकाने वाली भी होती हैं। मगर आज मैं आपको मर्डर की नहीं बल्कि किडनैपिंग की स्टोरी सुनाऊंगा, किडनैपिंग की कहानी बताऊंगा। ऐसे गिरोह के बारे में बताऊंगा जिन्होंने किडनैपिंग को एक धंधा बना रखा है, और वो मामूली लोगों को नहीं, सिर्फ सेलिब्रिटीज को टारगेट करते हैं। ये गिरोह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, जिसने हाल ही में कॉमेडियन सुनील पाल और बॉलीवुड के एक्टर मुश्ताक खान को किडनैप किया था और उनसे लाखों रुपए की वसूली की थी। आपने सुनील पाल और मुश्ताक खान के किडनैपिंग की कहानी तो सुनी होगी, क्राइम तक पर आपने देखी भी होगी, लेकिन इस कहानी के पीछे की जो कहानी है, कैसे कैसे किडनैपिंग की प्लानिंग की गई, कैसे उन्हें ट्रैप किया गया, कैसे उन्हें फंसाया गया, कहाँ उन्हें रखा गया, उनके साथ किडनैपर्स का बिहेवियर कैसा रहा, कैसे वसूली हुई, ये सारी बातें आज मैं आपको खुलकर बताऊंगा। और आप यकीन मानिए कि इस कहानी को सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। आप हैरान होंगे कि कैसे किडनैपर्स को खुद पर बड़ा यकीन होता है, अपराधियों को खुद पर बड़ा यकीन होता है, और उन्हें लगता है कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, और कैसे वो पूरा ताना बाना, पूरी जाल वो कैसे बुनते हैं। आज की कहानी में आपको वो सब जानने समझने को मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 2 दिसंबर से, बल्कि देखा जाए तो 2 दिसंबर के पहले से ही इस कहानी की शुरुआत हो चुकी थी, यानी इसी महीने की, इसी साल की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन 2 दिसंबर को ये कहानी एक तरह से देखा जाए तो सुर्खियों में आया। अब कैसे ये कहानी सुर्खियों में आई मैं आपको बताता हूं। हुआ ये कि 2 दिसंबर को एक्टर सुनील पाल जो है, उनको एक इवेंट में हरिद्वार पहुंचने का इनविटेशन मिला था, और जिन्होंने भी उस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने सुनील पाल से बात की थी। सुनील पाल ने अपनी फीस बताई कि मैं उस इवेंट में शामिल होने के लिए इतने रुपए लूंगा। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कितने रुपए में बात हुई, तो लाखों रुपए की बात हुई होगी। एक्टर हैं, बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं, मशहूर कॉमेडियन हैं। तो उनको इवेंट मैनेजर्स जो हैं उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ वो रुपए दे देंगे, और एक टोकन मनी भी उनको कंफर्मेशन के तौर पर उस इवेंट ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से दिया गया, और ये बताया गया कि आप 2 तारीख को 2 दिसंबर को प्लीज़ दिल्ली आ जाइए, और आप जिस फ्लाइट से पहुंचेंगे हमें बता दीजिएगा, हम पहले से दिल्ली एयरपोर्ट पर रहेंगे और आपको रिसीव कर लेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑफ़र था, और सुनील पाल इस ऑफ़र पर राज़ी हो गए, और वो 2 दिसंबर को दिल्ली के IGI एयरपोर्ट में मुंबई से लैंड कर गए। बाहर निकले तो फूलों का गुलदस्ता लेकर और मुस्कुराते चेहरे के साथ कुछ लोग सुनील पाल की अगवानी के लिए मौजूद थे, और देखते ही अभिवादन हुआ, नमस्कार हुआ, प्रणाम पाती हुआ। उसके बाद सुनील पाल को उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा लिया और कहा कि चलिए सर, हरिद्वार निकलते हैं, और बहुत धन्यवाद कि आप हमारे न्योते पर, हमारी दावत पर आप आ गए, यह आपका बड़प्पन है। तो सुनील पाल भी अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने विनम्रता जाहिर की और कहा कि चलिए सफ़र अब शुरू किया जाए। तो वहाँ से सुनील पाल गाड़ी में बैठे और गाड़ी जो है वो आगे बढ़ने लगी। बीच रास्ते में एक जगह पर चाय नाश्ते के लिए ये जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने गाड़ी रोकी, और गाड़ी रोकने के बाद सुनील पाल से कुछ बातचीत हुई, और फिर उस गाड़ी में कुछ दूसरे लोग सवार हो गए, और उस गाड़ी में बैठे हुए कुछ लोग उतरकर एक दूसरी गाड़ी में बैठ गए। मतलब कुछ इंटरचेंज टाइप का मामला उस फूड जॉइंट पर हुआ। तो इसके बाद सुनील पाल बैठे रहे, लेकिन आगे जाकर जो लोग उनकी गाड़ी में थे उनका रवैया, उनका व्यवहार सुनील पाल के साथ बदल गया। उन्होंने सुनील पाल के साथ बदसलूकी शुरू कर दी, उन्हें बुरी तरह से डराने धमकाने लगे, उनके आंखों पर पट्टी बांध दी, और उन्हें ये बता दिया कि सुनील पाल जी, हम हरिद्वार नहीं जा रहे हैं, बल्कि अब आप किडनैप हो चुके हैं। अगर आप अपनी जान की अमानत चाहते हो, अगर जिंदा रहना चाहते हो, तो आपको हमारे कहे मुताबिक हर काम करना होगा। सुनील पाल बुरी तरह डर चुके थे, घबरा चुके थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। एक बार उन्होंने कहा कि मुझे घर वालों से बात करा दो, लेकिन किडनैपर इस बात के लिए राज़ी नहीं होते। फिर सुनील पाल को यह भी लगा कि अगर मैं घर बात भी कर लूँ तो घर वाले मुंबई से क्या कर पाएंगे। उनको लग रहा था कि नहीं, घर वालों को कुछ भी बताना ठीक नहीं है। मतलब उनके मन में भी कशमकश के हालात पैदा हो चुके थे। अब किडनैपर्स ने आंखों पर पट्टी बांधकर उनको हरिद्वार की जगह उनको मेरठ ले गए, और मेरठ ले जाकर एक कमरे में उन्हें बंद कर दिया, और इसके बाद उनसे रुपयों की वसूली की जाने लगी। और किडनैपर्स ने कहा कि आप हमें रुपए पैसे जो है हमारे बताए हुए नंबर्स पर ट्रांसफ़र करना शुरू कीजिए।
सुनील पाल ने कहा कि मेरे पास इतने रुपए तो हैं नहीं जितना आप मांग रहे हैं। लाखों रुपए मांगे जा रहे थे, लेकिन सुनील पाल ने फिर भी ना करते करते, अपनी मजबूरी जताते जताते अपने दोस्तों को फ़ोन करके अलग अलग किश्तों में कुल 8 लाख रुपए उन किडनैपर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए और इस तरह किडनैपर्स की जेब जो है वो गर्म होने लगी। उधर सुनील पाल की धर्मपत्नी मुंबई में जब उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी फ़ोन पर, तो फ़ोन लग नहीं रहा था। वो बहुत परेशान हुई और उन्होंने सांता क्रूज़ में वो रहते हैं, सांता क्रूज़ पुलिस स्टेशन में सुनील पाल की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। अब कोई भी बालिग आदमी, जैसा कि आप जानते हैं, आमतौर पर जब कहीं जाता है तो पहले ही बार में कोई ये नहीं मानता कि उसका किडनैप हो गया होगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि हो सकता है कि कहीं घूमने चले गए हों, किसी दोस्त के पास चले गए हों, मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो गया हो, घर में पति पत्नी के बीच में कोई अनबन हो गई हो, लोग चले जाते हैं, भाग जाते हैं। तो उस समय सांता क्रूज़ पुलिस को भी ये लगा कि शायद ये गुमशुदगी का मामला है। लेकिन कुछ दिन गुजरने के साथ ही, मतलब बमुश्किल 2 या 3 दिन गुजरने के साथ ही सुनील पाल जो है वो किडनैपर्स के चंगुल से आज़ाद हुए और मुंबई पहुंचे। मुंबई पहुंचने के बाद ये क्लियर हो गया कि ये मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं बल्कि किडनैपिंग का था। इस बीच जो उनकी पत्नी है उनसे पुलिस की बातचीत हुई थी और सांता क्रूज़ की पुलिस इस मामले में किडनैपिंग का केस रजिस्टर कर चुकी थी। हालांकि प्लेस ऑफ ऑकरेंस यानी घटना की जो जगह है वो दिल्ली या मेरठ यहाँ पर थी और रिपोर्ट दर्ज हुई थी वहाँ सांता क्रूज़ मुंबई में। पुलिस एक 0 FIR दर्ज करती है, जिस FIR को बाद में उस जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जहाँ पर घटना हुई होती है, क्योंकि वहाँ की पुलिस उस मामले की जांच करती है। तो हुआ ये कि किडनैपर्स जो है वो सुनील पाल से 8 लाख रुपए वसूलने के बाद उन्हीं 8 लाख रुपए में से 20,000 रुपये निकाल कर वो सुनील पाल को देते हैं और उनसे ये कहते हैं कि ये 20,000 रुपये लीजिए और हम आपको मेरठ में एक जगह ड्रॉप कर देंगे, वहाँ से आप सीधे 20,000 रुपये से दिल्ली पहुँचिए पहले और दिल्ली से फ़्लाइट का टिकट लेकर आप मुंबई अपने घर जा सकते हैं। हम आपकी जान बख्श देते हैं, आपको मारेंगे नहीं, क्योंकि आपने हमारी बात मानी और आपसे हमने कुछ लाख रुपये ले लिए हैं। इस तरह से 20,000 रुपये देकर सुनील पाल को लुटे पिटे हालत में मेरठ के लालकुर्ती इलाके में उन किडनैपर्स ने ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया और किडनैपर्स जो है वो गायब हो गए। सुनील पाल को पता नहीं वो किडनैपर कौन थे। नंबर्स बेशक थे उनके पास, लेकिन नंबर अब स्विच ऑफ हो चुके थे और सुनील पाल किसी तरह से सांता क्रूज़ मुंबई पहुंचे, अपने घर पहुंचे और उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और सारी बातें बताई। अब पुलिस ने जांच शुरू की। कुछ एक नंबर्स तो सुनील पाल के पास उन बदमाशों के, उन किडनैपर्स के आ ही चुके थे। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो यह भी पता चला कि सुनील पाल ने किन किन नंबरों पर पैसे ट्रांसफ़र किए हैं और अपने किन किन दोस्तों से पैसे ट्रांसफ़र करवाए हैं। जब पुलिस ने उसका भी लेखा जोखा निकाला तो ये देखा कि हाँ, कुछ पर्टिकुलर नंबर पर सुनील पाल की तरफ से लाखों रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं। अब पुलिस ने उन नंबर्स की जांच शुरू की तो ये पता चला कि उन नंबरों से मेरठ में ही एक ज्वेलरी शॉप में लाखों रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं। अब मुंबई पुलिस को लगने लगा कि सबसे पहले ये जो लाखों रुपए सुनील पाल से लूटे गए थे वो जब ज्वेलर के अकाउंट में गए हैं, उस अकाउंट को सीज कर देना चाहिए, सो दैट रुपए पैसे पहले तो सेफ हो जाए, रिकवर हो जाए और दूसरा क्रिमिनल को बाद में पकड़ा ही जाएगा। तो मुंबई पुलिस ने ज्वेलर को फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि तुम्हारे अकाउंट में इलीगल ट्रांजैक्शन हुआ है और किडनैपिंग के पैसे आए हैं, तो तुम्हारा अकाउंट हम सील कर रहे हैं। और मुंबई पुलिस ने उस ज्वेलर को थोड़ा डराया भी, लेकिन ज्वेलर को लगा कि अरे ये क्या फर्जी वाड़ा हो रहा है, ये डिजिटल अरेस्टिंग का आजकल जो ड्रामा चला हुआ है या तो वो होगा या मुझे ठगने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ज्वेलर ने मुंबई पुलिस के उस कॉल को इग्नोर कर दिया और बोला कि जाओ जो करना है कर लो। बहरहाल मुंबई पुलिस तो जेन्युइन थी, उन्होंने मेरठ में बैंक से बात की और मेरठ के बैंक वालों ने उस ज्वेलर का खाता सील कर दिया। उस ज्वेलर को अब तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगले दिन सुबह जब ज्वेलर को पता चला कि उसका खाता सील हो गया है तो वो पहुंचा बैंक और बैंक जाने के बाद उसे जानकारी मिली कि वाकई मुंबई पुलिस ने कांटेक्ट किया था और तुम्हारे खाते में कुछ इलीगल मनी आई है, इसलिए हमने उसको सील कर दिया। अब ज्वेलर हैरान हो गया कि कौन सी इलीगल मनी, हमने कुछ भी गलत डील नहीं किया, हमने ज्वेलरी बेची है। इसके बाद जो ज्वेलर था मेरठ का, उसने मेरठ पुलिस से कांटेक्ट किया और ये पूरी कहानी बताई कि एक पहले मुंबई पुलिस का कॉल आया, हमने उसको फेक कॉल समझा, फिर मेरा अकाउंट सील कर दिया गया और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्राइम से मेरा क्या लेना देना है, क्योंकि मैंने तो जेन्युइन तरीके से सारी दुकानदारी की है और जो भी ज्वेलरी बेची है किसी को वो भी प्रॉपर बिल वगैरह के साथ बेची है। तो पुलिस ने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारे अकाउंट में जिन रुपयों की वजह से सील किया गया है और लाखों रुपए आने की बात हो रही है, वो ट्रांजैक्शन कब हुआ? तो ज्वेलर ने बताया कल ही हुआ है, क्योंकि कल हमारे पास कुछ ग्राहक आए थे, उन्होंने लाखों की ज्वेलरी खरीदी है।
पुलिस ने कहा ठीक है चलो तुम्हारी दुकान चलता हूँ और हमें दिखाओ वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें कस्टमर तुम्हारी दुकान में आकर तुमसे खरीदारी कर रहा है। तो ज्वेलर बोला बिल्कुल चलिए, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, आपको सब दिखाता हूँ। मेरठ पुलिस अब ज्वेलरी शॉप में पहुंची और जैसे ही पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज को मेरठ पुलिस ने एग्जामिन करना शुरू किया, मेरठ पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसके दुकान में पहुंचे ये जो ग्राहक हैं वो कोई मामूली ग्राहक नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छंटे हुए बदमाश और क्रिमिनल लवी पाल और उसके गिरोह के लोग थे। यानी खुद लवी पाल भी उस ज्वेलरी शॉप में आया था और वहां उसने खरीदारी की थी। अब जब जांच हुई तो पता चला कि लवी पाल ने यहां जो खरीदारी की वहां पर उसने सुनील पाल के नाम से पर्ची भी फड़वाई, यानी बिल जो है वो सुनील पाल के नाम से बने और लाखों रुपए देकर उस ज्वेलरी शॉप से उन्होंने खरीदारी की थी, किडनैपर्स ने खरीदारी की थी। ये बात जब ज्वेलर को पता चली तो उसके भी होश फाख्ता हो गए। उसे समझ ही नहीं आया कि इतना बड़ा क्रिमिनल या अपराधी जो किडनैपर है वो उसकी दुकान में आकर जो है खरीदारी करके चला गया और लूट के रुपयों से ये खरीदारी हुई, किडनैपिंग के रुपयों से खरीदारी हुई। वो भी सक पका गया, घबरा गया, लेकिन उसे कम से कम इस बात का इत्मीनान था कि उसने अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं किया है। अब मेरठ पुलिस ने इस मामले की जांच अपने तौर पर शुरू की। तब तक सांता क्रूज में जो किडनैपिंग की एफआईआर दर्ज हुई थी, 0 एफआईआर, उसे मुंबई पुलिस ने ट्रांसफर कर दिया था मेरठ, और मेरठ पुलिस को उस एफआईआर की कॉपी मिल गई जिसमें सुनील पाल के हवाले से वो सारी बातें बताई गई थी कि कैसे कैसे उनको किडनैप किया गया था और मेरठ में एक जगह पर रखा गया था, आंख पर पट्टी बांधी गई थी, रुपए वसूले गए और फिर मेरठ में ही उनको एक जगह छोड़ दिया गया था। किसी तरह सुनील पाल बचकर मुंबई गए थे। मेरठ पुलिस अब इस मामले की जांच कर ही रही थी, बल्कि कर रही है। तब तक एक और कहानी सामने आई। ये कहानी जो है थोड़ी और पुरानी है, लेकिन इसी रैकेट का हिस्सा है। 20 नवंबर को ठीक ऐसे ही बॉलीवुड के एक और नामचीन एक्टर है मुश्ताक खान, जो कॉमेडियन भी हैं और एक्टर तो खैर हैं ही, उनको भी किडनैप किया गया था और उनकी किडनैपिंग भी ठीक इसी तरह से उसी मोडस ऑपरेंडी पर हुई थी। हुआ ये कि राहुल सैनी नाम के एक आदमी ने मुश्ताक खान को फ़ोन किया था और बताया कि वो मेरठ में बुजुर्गों के सम्मान का एक प्रोग्राम कर रहा है, तो आप प्लीज़ वहाँ चीफ गेस्ट बनकर आइए। मुश्ताक खान ने कहा कि ठीक है मैं आ जाऊँगा। मुश्ताक खान ने अपनी फ़ीस बताई। वो राहुल सैनी जो ऑर्गेनाइज़र था उसने कहा कि ठीक है हम फीस देंगे आपको, और फिर एक टोकन अमाउंट भी एक्सचेंज हुआ। उसके बाद मुश्ताक खान ठीक इसी तरह से जिस तरह से सुनील पाल आए थे आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचे मुंबई से, और 20 नवंबर इसी साल की बात है 2024 की, मुश्ताक खान को किडनैपर्स ने ऑर्गेनाइज़र बनकर आईजीआई एयरपोर्ट से लिफ्ट कर लिया, अपनी गाड़ी में बिठा लिया। बिठाने के बाद इस बार जो है ये किडनैपर्स उनको मेरठ लेकर नहीं गए सुनील पाल की तरह, बल्कि लेकर गए सीधे बिजनौर, दिल्ली से बिजनौर। और बिजनौर ले जाने के बाद उनके साथ न सिर्फ मारपीट और बदसलूकी हुई, बल्कि उन्हें बुरी तरह से डराया धमकाया। और इस बार जो है उन्हें एक अंधेरे कमरे में बंद करके रख दिया गया और उनसे तकरीबन 2.5 लाख रुपए की वसूली किडनैपर्स करने में कामयाब हो गए। रात भर वो एक अंधेरे कमरे में पड़े रहे और बंधन में जकड़े रहे, बहुत दुखी थे। सुबह उनके कानों में अजान की आवाज़ सुनाई पड़ी। जब अजान की आवाज़ उनके कानों में पड़ी तो उनको ये समझ में आया कि वो किसी ऐसे इलाके में हैं जहाँ पास में ही कोई मस्जिद है। मुश्ताक खान का हौसला थोड़ा बढ़ गया। फिर उन्होंने अपने आप को किसी तरह से बंधनों से मुक्त किया, उस कमरे से बाहर भी निकल आए। किस्मत उनकी अच्छी थी, किडनैपर्स का ध्यान नहीं था शायद, या उन्होंने सोचा था कि ये भागने की हिम्मत नहीं करेंगे, और छिपते छिपाते मुश्ताक खान किसी तरह से पहुंच गए बिजनौर के एक ख़ास लोकेलिटी के उस मस्जिद में। और बिजनौर में वो जो लोकेलिटी है उसका नाम है चाहशीरी। तो चाहशीरी के एक मस्जिद में वो पहुँचे। उन्होंने मस्जिद में जाकर वहाँ के मौलाना साहब को पूरी बात बताई और किसी तरह से वहाँ शरण ली। लोगों ने उनकी मदद की और मदद करने के बाद गाज़ियाबाद में उनके कुछ जानने वाले थे, वो भी उनके पास आए और वो फिर सेफली पहले बिजनौर से निकलकर गाज़ियाबाद होते हुए फिर अपने घर मुंबई चले गए। इसके बाद मुंबई जाकर उन्होंने लिखित तौर पर अपने साथ हुई किडनैपिंग की पूरी घटना जो है वो बिजनौर पुलिस को बताई और बिजनौर पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की। उधर मेरठ में जांच चल रही है, बिजनौर पुलिस की भी जांच शुरू हुई। हालांकि बिजनौर पुलिस की जांच पहले शुरू हुई थी क्योंकि मुश्ताक खान की किडनैपिंग की घटना पुरानी है और सुनील पाल को रिसेंटली किडनैप किया गया था। तो ये दोनों मामले में पैरेलल जांच चल रही थी। इस बीच जांच करते करते पुलिस को पता चला कि किडनैपिंग का ये जो गिरोह है वो एक ही गिरोह है। बेशक अलग अलग नाम से इवेंट ऑर्गेनाइजर बन के इन किडनैपर्स ने सुनील पाल और मुश्ताक खान को कांटेक्ट किया हो, उन्हें ट्रैप करके उन्हें लूटा हो, किडनैप किया हो, लेकिन ये गिरोह एक है और वो गिरोह है लवी पाल एंड
गैंग। तो लवी पाल जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पुराना क्रिमिनल है, पुलिस के बही खातों में उसके नाम दर्ज है। इस बीच जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो ये पता चला कि इस गैंग ने सिर्फ मुश्ताक खान को और सुनील पाल को ही किडनैप नहीं किया है, बल्कि और भी लोगों को इन्होंने ट्रैप किया था, और उसमें बॉलीवुड की कई नामचीन हस्तियां शामिल हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा शक्ति कपूर के बारे में। इन्होंने शक्ति कपूर को भी कांटेक्ट किया था और शक्ति कपूर के सामने भी वही चारा फेंका था कि आपको एक इवेंट में शामिल होने के लिए आना है, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, आप प्लीज़ आइए, हम धन्य हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे। शक्ति कपूर ने कहा ठीक है आऊँगा, और उन्होंने अपनी जो फीस बताई, वो फीस जो है, जाहिर है शक्ति कपूर और बड़ा नाम है एक्टिंग में, तो वो फीस जो है वो सुनकर ये किडनैपर थोड़ा सा पीछे हट गए, और खासकर शक्ति कपूर ने टोकन अमाउंट के तौर पर कुछ लाख रुपए मांग लिए। तो इन किडनैपर्स को लगा कि शक्ति कपूर को किडनैप तो बाद में करेंगे, लेकिन किडनैपिंग के लिए जो हमें चारे के तौर पर उनको एडवांस मनी देनी है वो अमाउंट इतनी ज़्यादा है कि अभी हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन्होंने फिर शक्ति कपूर के साथ वो जो इवेंट वाली जो कहानी उनको सुनाई थी, उस कहानी को या किडनैपिंग की पूरी साजिश को उन्होंने ड्रॉप कर दिया। तो देखा जाए तो शक्ति कपूर अपनी फीस की वजह से और अपने प्रोफाइल की वजह से इन किडनैपर्स के जाल में फंसने से बच गए। अगर उन्होंने भी एक छोटे टोकन मनी पर इवेंट में आना स्वीकार कर लिया होता तो शक्ति कपूर भी इन किडनैपर्स की जाल में फंस सकते थे, और अंजाम क्या होता कोई नहीं जानता है। ये दोनों एक्टर जो है वो खुशकिस्मत रहे कि यहाँ से बच के चले गए। भाई अपराधी हैं, क्या करें कैसे करें इसकी जवाबदेही या गारंटी कौन ले सकता है। तो शक्ति कपूर के साथ कुछ भी हो सकता था, वो बाल बाल बच गए। अब सुनिए शक्ति कपूर के अलावा एक और एक्टर के बारे में जिनको इन लोगों ने ट्रैप किया था। मैं आपको बताऊं उनका जो नाम है वो है राजेश पुरी। राजेश पुरी भी अक्सर फिल्मों में आते हैं, आप लोगों ने उन्हें भी ज़रूर देखा होगा। उनका बहुत जाना पहचाना चेहरा और बहुत ही अच्छे एक्टर हैं वो। राजेश पुरी ने ये कंफर्म किया है कि उनको भी इसी गैंग ने 8 सितंबर को किडनैप किया था। ठीक उसी तरह की मोडस ऑपरेंडी से इनको ट्रैप करके एक इवेंट में शामिल होने के लिए बुलाया गया। आईजीआई एयरपोर्ट से इनको अपनी गाड़ी में किडनैपर्स ने बिठाया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ बिजनौर की तरफ ले जाने लगे। लेकिन किडनैपर्स के हाव भाव को देखकर राजेश पुरी को शक हो गया। इसके बाद उन्होंने ऐसा दिमाग चलाया कि किडनैपर अपने जाल में खुद फंस गए। हुआ ये कि राजेश पुरी ने किडनैपर्स के साथ एक तस्वीर खींच ली, सेल्फी खींच ली, और कहा कि भाई आप लोग मुझे इवेंट में लेकर जा रहे हैं तो ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है, मेरे कुछ दोस्तों को मैं ये शेयर करूंगा। और बोल के उन्होंने तस्वीर खींची, और इससे पहले कि किडनैपर मना कर पाते, पब्लिक प्लेस में कुछ कर पाते, उन्होंने वो तस्वीर जो सेल्फी खींची थी उन्होंने अपने दोस्तों को और घर वालों को भेज दी। अब किडनैपर्स की हवाइयाँ उड़ गई। उनको लगने लगा कि भाई राजेश पुरी को तो हमें किडनैप करना था, लेकिन इन्होंने हमारी तस्वीर खींचकर दूसरे लोगों को भेज दी। अब कल को अगर हम इनको किडनैप कर लें तो उस दोस्त के पास जो तस्वीर गई है उस तस्वीर के रेफरेंस से पुलिस हम तक पहुंच जाएगी, हम तो पकड़े जाएंगे। फिर उन्होंने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया, और राजेश पुरी जो एक तरह से देखा जाए किडनैप हो चुके थे, लेकिन बीच में ही किडनैपर्स को अपना प्लान जो है वो कैंसिल करना पड़ा और राजेश पुरी को छोड़ना पड़ा। इस तरह से अब तक की तफ्तीश में 4 लोगों के साथ किडनैप किए जाने या किडनैप की कोशिश किए जाने की बात सामने आई है। कुछ एक और एक्टर्स हैं जिनके किडनैपिंग की बात पुलिस को तो पता चली है, लेकिन एक्टर उन बातों को नहीं कबूल रहे हैं। ऐसे में पुलिस के पास भी कोई चारा नहीं है। जब मुद्दई जो है खुद कंप्लेन करने के लिए तैयार न हो तो फिर पुलिस कैसे कह सकती है कि हाँ भाई आपका किडनैप हुआ ही है। तो ऐसे में पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। तो सेलिब्रिटीज़ के किडनैपिंग की ये गिनती कहाँ तक जाएगी और कौन कौन से लोगों के नाम आने वाले दिनों में सामने आएंगे, ये फिलहाल पुलिस भी नहीं जानती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बिजनौर पुलिस ने लवी पाल गिरोह के 4 बदमाशों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मेरठ पुलिस ने लवी पाल गिरोह के 1 बदमाश को गिरफ्तार किया है। यानी 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जबकि खुद लवी पाल और उसके 4 साथी अभी फरार हैं, जिनमें से लवी पाल और उसके कुछ साथियों पर मेरठ पुलिस ने 25-25 हज़ार रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया है, ताकि उनके बारे में कोई भी अगर जानकारी हो तो वो पुलिस को दें और पुलिस जो है लवी पाल को और उसके गिरोह के बाकी बदमाशों को पकड़ने में कामयाबी हासिल करे। तो ये थी किडनैपिंग की एक कहानी, जिसमें किडनैपर्स को खुद पर बड़ा कॉन्फिडेंस था कि वो एक एक करके लोगों को किडनैप करेंगे और वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। खास बात ये भी है कि ये किडनैपर्स जो है बिल्कुल स्पेशल 26 की तरह अपने आप को पोर्ट्रे करते थे, और इनका कॉन्फिडेंस लेवल, खासकर लवी पाल का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता था, और वो अपने गुर्गों को ये बताता था कि वो जैसा जैसा कहेगा वैसा वैसा उन्हें करना है और वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। और जो किडनैपिंग
का शिकार बनेंगे उनमें कभी ये हिम्मत नहीं आएगी कि वो इसके बारे में जाकर किसी को बता भी पाए, क्योंकि वो कोई सबूत नहीं छोड़ेंगे और बुरी तरह से अपने शिकार को डरा भी देंगे। काफ़ी हद तक अपने इस प्लान में वो कामयाब भी रहे। बताते ये भी हैं कि लवीपाल इतना शातिर है कि वो अपने गिरोह के लोगों को पूरी प्लानिंग के बारे में पहले नहीं बताता, बल्कि लास्ट मोमेंट पर ही उनको टास्क सौंपता है कि तुम्हें इसको वहाँ तक ले जाना है, तुम्हें इसकी आंख में पट्टी बांधनी है, तुम्हें उसे डराना है, तुम्हें अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कराने हैं। तो लास्ट मोमेंट में अपने गिरोह के लोगों से वो काम कराता है। तो बड़ा ही खतरनाक खूंखार मास्टरमाइंड लवीपाल है, जिसके बारे में पुलिस को अब जानकारी मिल चुकी है और पुलिस अब लवीपाल की तलाश में जुटी है। तो ये थी पूरी कहानी, ये थी पूरी तफ्तीश। इस पर आपका नज़रिया क्या है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रीवियस स्टोरी जो मेरी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ओडिशा की पुलिस ने एक सीक्रेट कोड 3833 के सहारे एक ब्लाइंड मर्डर को क्रैक कर लिया, सुलझा लिया, और वो भी 48 से 72 घंटों के बीच में। उस कहानी को अगर आप जानना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में सुप्रतिम से सुनिए में जाकर आप उसे सुन सकते हैं। वो एक आई ओपनिंग स्टोरी है पुलिस इन्वेस्टिगेशन की। आइए कुछ कमेंट उस स्टोरी में जो आए हैं वो मैं पढ़ता हूं। आलोक ने कमेंट किया, उन्होंने कहा कि पुलिस का काम बहुत ही सराहनीय है और प्रस्तुतिकरण अच्छा है, ऐसा उन्होंने कहा। थैंक यू वेरी मच। गियर शिफ्टर के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कहा कि उनको ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि पुलिस ने अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया। सुप्रतिम सर, मैं मुकेश यादव मध्य प्रदेश के अनूपपुर से हूं और आपकी स्टोरी रेगुलर सुनता हूं। आज आपने जो वाकया सुनाया इसमें वाकई पुलिस वालों ने बहुत अच्छी तफ्तीश की है। रेखा भट्ट ने भी पुलिस की तारीफ की है, हमारी रेगुलर लिसनर हैं और हमारे गार्जियन की तरह हैं, सीनियर सिटीज़न हैं और मुझे हमेशा बहुत आशीर्वाद देती हैं। थैंक यू वेरी मच। शेख जावेद ने भी कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका। परमजीत होरा का मैं नाम लेना चाहूँगा। आफ्ताब आलम, मीता भट्टाचार्य, ये भी मेरी गार्जियन हैं, ये जमशेदपुर मेरे होम टाउन से हैं और चूँकि जमशेदपुर की हैं तो इन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, लेकिन मुलाकात इसी क्राइम तक के प्लेटफॉर्म के ज़रिए ही हुई है। थैंक यू वेरी मच एक बार फिर से आपको। शेख जावेद ने भी कमेंट किया है, मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे पुलिस वालों को, उन्होंने लिखा है। और इसके अलावा महमूद आलम से शेख, इन्होंने भी कमेंट किया है। इन्होंने लिखा है, लव यू क्राइम तक फैमिली, दमदार आवाज़, कॉम्प्लीमेंट किया है मुझे, थैंक यू वेरी मच। द चिकू गेमर, सर आपका स्टोरी मुझे बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने लिखा है। राघव हमारे एक दर्शक है, उन्होंने भी कमेंट किया, उन्होंने कहा कि एंटीसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट ज़रा एक्सप्लेन कीजिए। कभी करूंगा दोस्त, अब फिलहाल तो बस आप ये समझ लीजिए कि किसी आदमी की अगर गिरफ्तारी किसी मामले में संभावित होती है तो पकड़े जाने से पहले वो जब अदालत में जाकर अपनी गिरफ्तारी से खुद को इम्यून करता है, अदालत में एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी लगाता है, यानी गिरफ्तार होने से पहले, और अगर अदालत उसे मंजूर कर ले तो उसे अग्रिम जमानत मिल जाती है। तो एंटीसिपेटरी बेल यही है। इसके अलावा रेगुलर बेल होता है, वो गिरफ्तारी के बाद होती है। इसके बाद साइबर देव के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, मतलब आईडी है, उन्होंने कहा है कि वो कटक में ही रहते हैं और ये स्टोरी उन्हीं के मतलब जो क्राइम का इंसिडेंट है उन्हीं के घर के पास की है और उनको जिस तरह से यहाँ ये कहानी प्रेजेंट की गई वो बहुत अच्छा लगा। ZRI के नाम से एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने गुड वर्क लिखा है। स्वाति पंडित ने भी कमेंट किया है, उन्होंने लिखा है कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अनबिलीवेबल वन वर्ल्ड, इन्होंने भी कमेंट किया है और इन्होंने मतलब कुछ ह्यूमरस कमेंट किया है। शुभम जुनेजा इनका नाम है, श्री गंगानगर राजस्थान से हैं और कॉस्मो एस्ट्रोलॉजर के नाम से इन्होंने कमेंट किया और इन्होंने ओडिशा पुलिस की तारीफ की है। PK चंद्रा का भी कमेंट है और भी बहुत सारे दर्शकों ने कमेंट किया है। सारे लोगों का कमेंट एक दिन में नहीं पढ़ सकता, मगर मैं सारे कमेंट पर्सनली पढ़ता हूँ, ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ मेरी आज वाली स्टोरी पर अपनी राय दीजिए, कमेंट कीजिए। मैं फिर जब हाजिर होऊंगा आप लोगों की बातें आप तक पहुँचाऊँगा और फिर कुछ कमेंट्स पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला भी चलेगा। फिलहाल इजाज़त, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।